हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज है 5 नवंबर और आज के महत्वपूर्ण खबरों के साथ हम अपनी झारखंड बुलेटिन को लेके आए हैं। इसमें हम देखेंगे झारखंड से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं, साथ ही साथ देश विदेश से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों को भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जो कि जेपीएससी, जेट और झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसे शुरू करने से पहले फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए हमारे सेशन को और वापस आ जाइए ताकि ये हमारा सेशन चलता रहे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके फटाफट से वापस आ जाएं। तो जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा सेशन जेपीएससी, जेएसएससी और जेट इन सभी के एग्जाम में बहुत लाभदायक होने वाला है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आप सभी को गुरु नानक जी का जो प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है उसका बहुत बहुत बधाई, है ना। गुरु नानक जी सिख धर्म के संस्थापक थे और एक बहुत अच्छे धार्मिक गुरु थे। इनकी बहुत शिक्षाएं हैं जो आदि ग्रंथ में आज भी संकलित हैं। तो हम लोग एक सेशन लेके आएंगे जिसमें गुरु नानक और सिख धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को बताया जाएगा। उसके लिए बने रहिए हमारे साथ, है ना। आज के सेशन में एक प्रॉब्लम ये हुआ है कि मैं टॉपिक पहले नहीं लिख पाया हूं कि हम किस किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। पीडीएफ बनाने के क्रम में कई बार ये सब गलतियां हो जाती हैं, तो आप उसे माफ करेंगे। हम लोग सीधा शुरू करते हैं अपने न्यूज को, अपने सेशन को। ठीक है, तो पहला न्यूज जो है हमारे सामने वो है झारखंड एमएसएमई अधिनियम। ये एक विधेयक था जिसे राज्यपाल संतोष गंगवार ने मंजूरी दे दी है और अब यह अधिनियम बन चुका है। तो राज्यपाल का नाम याद रखेंगे, संतोष गंगवार इनका नाम है। एमएसएमई अधिनियम जो लाया गया उसके तहत कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद रखनी चाहिए हमें किसी भी झारखंड से संबंधित एग्जाम के लिए। तो झारखंड में एमएसएमई उद्योग लगाने पर 3 साल तक के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर आप झारखंड में लगाते हैं एमएसएमई उद्योगों को तो उसके लिए आपको 3 साल तक किसी भी तरीके का लाइसेंस नहीं लेना होगा और किसी भी तरीके का टैक्स नहीं देना होगा, ना ही कोई फीस लगेगा। टाइम पीरियड क्या है? 3 साल तक। ठीक है, राज्य में एमएसएमई इकाइयों की संख्या टोटल कितनी है? तो मार्च 2025 तक का जो आंकड़ा लाया गया था उसमें एमएसएमई की संख्या झारखंड में 12 लाख बताई गई थी और जिसमें टोटल 45 लाख लोग काम कर रहे थे। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 64 लाख लोग इन उद्योगों में काम कर रहे हैं। एमएसएमई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। झारखंड राज्य के जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 8.8% है। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी वगैरह में ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जा सकता है ना। तो झारखंड राज्य के जीडीपी में एमएसएमई का योगदान कितना है? 8.8%। और एमएसएमई आप जानते ही हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि 3 श्रेणियों की बात करता है। कौन कौन? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम। ये तीनों श्रेणियों को याद रखेंगे। कितनी इसमें निवेश की सीमा है और कितना टर्नओवर है। यहाँ जो दिया गया आंकड़ा है ये थोड़ा पुराना आंकड़ा हो गया है, इसे चेंज कर लेंगे, है ना। माइक्रो वाले में 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सीमा रखा गया है और टर्नओवर रखा गया है 10 करोड़ का। मैं जो बोलता जा रहा हूं उसे सुधार लेंगे, ये पुराने आंकड़े हैं, इसे सुधार लेंगे। ठीक है, तो माइक्रो इंडस्ट्री है उसमें 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का सीमा रखा गया है और 10 करोड़ अगर टर्न ओवर है किसी उद्योग का तो उसमें सूक्ष्म उद्योग यानी कि माइक्रो इंडस्ट्री माना जाएगा। दूसरा है लघु, जिसे स्मॉल इंडस्ट्री कहते हैं। तो इसमें 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कितना? 10 करोड़ नहीं, 25 करोड़। नोट करते हुए चलेंगे, स्मॉल वाले में 25 करोड़ है और उसमें 100 करोड़ का टर्नओवर का टारगेट रखा गया है। उसे लघु उद्योग या लघु उद्यम कहा जाता है। और तीसरा है मध्यम, जिसे कि मीडियम स्केल का इंडस्ट्री कहते हैं। तो उसमें कितना है? 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 1000 करोड़ का टर्नओवर है। तो ये इन्वेस्टमेंट की सीमा क्या रखी गई है और टर्नओवर की सीमा क्या रखी गई है, इसे जरूर याद करके जाएंगे। ये पुराना आंकड़ा यहां गलती से आ गया था तो इसे आप सुधार लेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, ये दोनों का लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से जाके हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें या व्हाट्सएप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां ये सारा पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है।
एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। महत्वपूर्ण न्यूज ये है कि रांची के जेएससीए स्टेडियम में बहुत दिनों के बाद कोई इंटरनेशनल मैच होने वाला है, जो कि होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। ठीक है, तो ये न्यूज लाने का मतलब, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको ये बताऊं कि मैच होने वाला है। ये बताना चाहता हूं कि टिकट के लिए बहुत ज्यादा मारा मारी मत करिएगा आप लोग। क्या होता है कि लोग कितना भी हो ब्लैक में टिकट खरीद के चले जाते हैं मैच देखने, फिर किसी तरीके का भगदड़ ना हो जाए, भगवान ना करे वैसा हो। पर हालिया आप लोग कुछ न्यूज अगर देख रहे होंगे, जैसे आईपीएल में बैंगलोर जब जीता था, तो कैसा एक भगदड़ हमें देखने को मिलता है, कितने लोग उसमें, कितने लोगों की जान चली जाती है। उन सभी से बचने के लिए बेहतर क्या है कि आपके पास अगर जियो का सब्सक्रिप्शन है या फिर अगर आपके घर में टीवी है, तो मैच लगाइए, घर में देखिए। बाहर मतलब ऐसे आप घूमने के लिए जा सकते हैं, पर इतने भीड़ भाड़ में जब लोग इतना ज्यादा धक्का मुक्की करते हैं, उसमें जाना थोड़ा मुझे सेफ नहीं लगता है। बाकी आप लोगों की मर्जी है ना। चलिए एक न्यूज ये भी देख लीजिए। ये करंट अफेयर्स नहीं है, पर मैं आपको दिखाने के लिए ला रहा हूं कि झारखंड की क्या स्थिति है। देखिए एक लड़का एक बच्चे के गले से कैसे चेन छीन रहा है ना। और ये कहाँ का न्यूज है? रांची के रातू रोड का न्यूज है। आप समझ सकते हैं प्रशासन क्या है। तो थोड़ा आप लोग भी सतर्क होकर रहेंगे, अगर रांची में या कहीं भी हैं, सतर्क होकर रहिए, संभल के रहिए, है ना। झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर्स हैं। झारखंड से संबंधित आज बहुत ज्यादा न्यूज नहीं था पेपर में। पहला यहाँ पे जो न्यूज है वो है कि रांची यूनिवर्सिटी पहली बार बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए के तहत लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स शुरू करने जा रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बीबीए के तहत लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कोर्स कौन शुरू कर रहा है? रांची यूनिवर्सिटी शुरू कर रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, और इसके लिए लॉजिस्टिक स्किल काउंसिल के साथ एमओयू साइन किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे सामने सोने की खदान से संबंधित है, और ये सोने की खदानें कहां कहां पर है? पूर्वी सिंहभूम के भीतरी दिरी में है, जोजोडी में है। तो अगर आपसे पूछ ले भीतरी दिरी और जोजोडी किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ सोने की खान है। और ये कहां पर है? पूर्वी सिंहभूम में है, ये याद रखेंगे। सरायकेला खरसावां का हेबन सेमा, बीतापुर, सरायकेला खरसावा का हेबन सेमा, बीतापुर, सोकांडी और कासीडी, तो ये जो है सोने की खदान के लिए फेमस हैं, और इनकी नीलामी जल्द की जाएगी झारखंड सरकार के द्वारा, इसलिए ये न्यूज में है। अब देखते हैं झारखंड के वन क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। झारखंड में लगभग 30% क्षेत्र यानी कि 29.81% क्षेत्र पर वन पाया जाता है। और अगर आपसे किलोमीटर स्क्वायर में पूछ ले तो 23,765.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में झारखंड में वन पाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे झारखंड का क्षेत्रफल कितना है ना। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। झारखंड में सबसे अधिक वन किस क्षेत्र में है या किस जिले में है? लातेहार में। और सबसे कम वन पूरे राज्य का अगर पूछा जाए कि क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम वन, तो वो है देवघर में। लेकिन अगर प्रतिशत के मामले में सबसे कम वन पूछे तो वो है जामताड़ा में। ठीक है, याद रखेंगे सबसे ज्यादा वन कहां पर है? लातेहार। सबसे कम वन कहां पर है? देवघर। लेकिन अगर प्रतिशत के मामले में सबसे कम वन पूछे तो वो हो जाएगा जामताड़ा। इस अंतर को आप याद रखेंगे। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिजर्व जो है उसके 2023 में जो रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से झारखंड के 5 जिले हैं जहां पर जंगलों में कमी आई है। और वो 5 जंगल कौन कौन से हैं? चतरा, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार और सिमडेगा। लातेहार में वन में कमी आई है, लेकिन फिर भी वो सबसे ज्यादा वन वाला क्षेत्र है, 50% के प्लस है। चतरा में 15% की कमी आई है, सबसे ज्यादा कमी, लेकिन यहां भी 47% से अधिक वन है अभी भी, है ना। तो सबसे ज्यादा कमी कहां आई है वन में? चतरा जिले में। चतरा से कौन कौन देख रहे हैं? अपनी हाजिरी लगाते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। झारखंड सरकार के खनन विभाग को सबसे ज्यादा राजस्व कोयला खनन से मिलता है और सबसे कम राजस्व बालू खनन से मिलता है, ये भी याद रखेंगे। ऐसा भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। राजस्व विभाग को सर्वाधिक राजस्व कोयला खनन से मिल रहा है और सबसे कम राजस्व बालू खनन से मिल रहा है। इन सभी फैक्ट्स को आप याद रखेंगे। एक महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा एक आर्टिकल आया हुआ है न्यूज में, स्तन कैंसर से ये संबंधित है। तो स्तन कैंसर के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। इस आर्टिकल को आप जरूर जाके पढ़ें, है ना, जरूर जाके पढ़ें, बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। और अगर आपको ये आर्टिकल नहीं मिलता है तो आप हमारे व्हाट्सएप
पर हमसे संपर्क करें, आपको ये पूरा आर्टिकल आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, या फिर अगर आप चाहेंगे तो इस पे एक अलग सेशन लाके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसके बारे में पूरे डिटेल में। बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है ना? तो जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप जेट, जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जनवरी 2025 से लेकर के पूरे वर्तमान तक के करंट अफेयर्स का एक सेशन लेके आने वाले हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि पूरे पिछले 1 वर्ष का करंट अफेयर्स का अच्छे से रिवीजन आपके इस चैनल पर आपको उपलब्ध हो सके। साथ ही साथ अगर आप जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस से अपनी तैयारी को करना चाहते हैं, तो आप हमसे टेस्ट सीरीज के लिए हमारे से जुड़ सकते हैं, जो कि केवल 299 में आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है? और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का क्या, एनसीईआरटी भी आपको कराया जा रहा है हमारे चैनल पे, है ना? अब देश विदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, और उसमें पहला नाम है ऑपरेशन वीड आउट। ऑपरेशन वीड आउट, वीड क्या होता है? खरपतवार, है ना? और खरपतवार कैसे? खतरनाक वाले खरपतवार जो जहरीले हो सकते हैं, या फिर जिनसे लोग नशा करते हैं। नशा करने के लिए भी तो आजकल बहुत चीजें यूज होती है ना, फेविकोल का यूज कर ले रहे हैं, तो ये फिर भी वीड है ना? चलिए, तो ऑपरेशन वीड आउट के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज पर खतरनाक श्रेणी के खरपतवार को जब्त किया है। हाइड्रोपोनिक खरपतवार जो बहुत खतरनाक श्रेणी का है, और इसका बाजार मूल्य कितना था? 42 करोड़ रुपए। ठीक है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन वीड आउट किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन वीड आउट जो है ये हाइड्रोपोनिक खरपतवार को नियंत्रित करने या उसके अवैध व्यापार को नियंत्रित करने से संबंधित है। किससे? हाइड्रोपोनिक खरपतवार। ये याद रखेंगे। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अब क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026। इसमें एशिया के विभिन्न विश्वविद्यालयों को स्कोर दिया गया है। इसमें एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा आया है कि भारत के बहुत से ऐसे संस्थान थे जिनका स्कोर तो बेहतर हुआ है, लेकिन उनका स्थान 2025 की तुलना में नीचे आ गया है, जबकि चीन, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और मलेशिया के विश्वविद्यालय जो हैं ये इनसे आगे हैं, है ना? तो भारत में टोटल 9 ऐसे संस्थान हैं, टोटल 10 संस्थान इसमें शामिल हैं एशिया रैंकिंग में भारत के, जिसमें से 9 ऐसे संस्थान हैं जिसके रैंकिंग में गिरावट देखी गई है, जिसमें से 7 आईआईटी शामिल हैं, और केवल एक ऐसा यूनिवर्सिटी, देखिए मैं यहां दिखा दूं, केवल एक ऐसा यूनिवर्सिटी जो टॉप 10 में है लेकिन उसके स्थान में गिरावट नहीं आई बल्कि सुधार आया है, वो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के रैंकिंग में सुधार आया है। पिछले वर्ष 120वें स्थान पर था और इस वर्ष 109वें स्थान पर पहुंच गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो टॉप 10 में जहां 9 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में गिरावट देखी गई है, वहीं चंडीगढ़ विश्वविद्यालय क्या किया है? सुधार किया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टॉप 10 का कौन सा ऐसा एक यूनिवर्सिटी है जिसकी रैंकिंग में क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 में सुधार आया है? तो वो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, याद रखेंगे। भारत की तरफ से इस रैंकिंग में शीर्ष संस्थान कौन है? आईआईटी दिल्ली। ठीक है? ध्यान रखेंगे, इस मामले में भारत का शीर्ष संस्थान कौन है इस पूरे रैंकिंग में? तो वो है आईआईटी दिल्ली, जो कि भारत के विश्वविद्यालयों को लीड कर रहा है इस सूची में। लेकिन इसका स्थान 15वें से गिर करके 59वें स्थान पर आ गया है ना? तो स्थान को याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के लिए, जैसे कि आईआईटी दिल्ली भारत की तरफ से शीर्ष पर है, तो इसकी रैंकिंग को आप याद कर लीजिए। 15वें स्थान से गिर के कहां पहुंच गया है? 59वें स्थान पर पहुंच गया है। फिर एक आता है आईआईटी बॉम्बे, जिसके स्थान में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। 48वें स्थान से गिर के ये 71वें स्थान पर पहुंच गया है। टोटल 23 रैंक का इसे नुकसान हुआ है आईआईटी बॉम्बे को। ये देखिए यहाँ पर पूरा आपको बता दिया गया है कौन कौन से यूनिवर्सिटी शामिल हैं। तो इसमें आईआईटी दिल्ली है, आईआईटी बैंगलोर, आईआईएससी बैंगलोर है, ये स्थिर है अपने रैंकिंग पर। ठीक है? फिर आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, और फिर है दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इन सभी के रैंकिंग्स को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आईआईटी दिल्ली के बारे में जो बताया वो याद रखिए, और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में आपको जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसे याद रखिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज, पर्सन इन द न्यूज में जो पूछा जाता है या
विभिन्न पर्सनालिटी से जो एग्जाम में पूछा जाता है, यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। भारतीय मूल के बहुत बड़े बिजनेसमैन गोपी चंद हिंदुजा का निधन हो गया है 87 वर्ष की आयु में। तो आपसे पूछा जा सकता है इनका निधन कब हो गया, तो 4 नवंबर 2025 को इनका निधन हो गया है, याद रखेंगे। ठीक है, हिंदुजा समूह के ये चेयरमैन थे, 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो आयु तो आपसे नहीं पूछेगा, इनका संबंधित समूह पूछ सकता है, तो हिंदुजा समूह हो जाएगा, गोपीचंद हिंदुजा, जैसा कि नाम ही है। ये हिंदुजा समूह के अध्यक्ष कब बने थे, वर्ष 2023 में अध्यक्ष बने थे। गोपीचंद हिंदुजा हिंदुजा समूह के अध्यक्ष बने थे वर्ष 2023 में, और लगातार 7 वर्षों तक यूनाइटेड किंगडम में सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में इन्होंने स्थान प्राप्त किया था। तो कहां पर, यूनाइटेड किंगडम में। अमेरिका वगैरह ऑप्शन देगा तो कंफ्यूज नहीं करना है। तो गोपीचंद हिंदुजा लगातार 7 वर्षों तक कहां के सबसे अमीर आदमी रहे थे, तो वो है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब देखिए हिंदुजा समूह जो है वो किन किन क्षेत्रों में बिजनेस करती है। ऑटोमोबाइल वाला सेक्टर है जिसमें गाड़ियां वगैरह बनती हैं। फिर है बैंकिंग और फाइनेंस, इस क्षेत्र में हिंदुजा समूह काम करता है। एनर्जी सेक्टर में भी हिंदुजा समूह का बिजनेस है। फिर है आईटी और मीडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मीडिया जो संचार है, उसमें भी हिंदुजा समूह का काम है। और फिर है रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा, ये इन सभी क्षेत्रों में काम करता है। तो आपसे दे देगा क्षेत्रों का नाम और पूछ लेगा कि किन क्षेत्र में हिंदुजा समूह जो है वो काम करता है। तो इन 5 क्षेत्रों का नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इन सभी क्षेत्रों के नाम को। अब देखते हैं 2025 में सबसे अधिक ऋण लेने वाले देश कौन कौन से हैं, जिनका रिपोर्ट दिया गया है आईएमएफ के द्वारा, है ना। आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संघ की बात यहां पर की जा रही है। इसके अकॉर्डिंग वर्ष 2025 में शीर्ष 10 सबसे ज्यादा ऋण लेने वाले या सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देश कौन कौन से हैं, ये यहां पर बताया गया है। तो सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश जापान बन गया है। ठीक है, आपसे अगर पूछे कि आईएमएफ के अनुसार सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश कौन बन गया है, तो वो जापान बन गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इस मामले में 8वें स्थान पर है। ध्यान रखेंगे टॉप 10 में अमेरिका भी शामिल है लोन लेने के मामले में। ये कौन बोल रहा है, आईएमएफ बोल रहा है ना। और जहां तक रही भारत की बात, तो भारत टॉप 10 में नहीं है। ध्यान रखेंगे भारत टॉप 10 में नहीं है, भारत 35वें स्थान पर है। ये आईएमएफ कह रहा है कि विश्व की वे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो सबसे ज्यादा लोन लेती हैं, और लोन लेने के मामले में या कर्ज लेने के मामले में जापान सबसे ऊपर है, संयुक्त राज्य अमेरिका 8वें नंबर पर है और भारत 35वें नंबर पर है। ये याद रखेंगे। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो है G20 से संबंधित। G20 एक रिपोर्ट जारी करता है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2000 से लेकर 2023 के बीच 1% जो सबसे अमीर लोग हैं उनकी संपत्ति में 62% की वृद्धि दर्ज की गई है। समझ रहे हैं, 1% लोग, है ना, उसके पास 62% संपत्ति है इस देश की, और उसमें मतलब जितना था उसमें 62% की वृद्धि भी दर्ज की गई है। ये बहुत बड़ा असमानता को क्रिएट करने वाला फैक्ट है ना। तो भारत में जो असमानता है उससे संबंधित ये चीजें यहां पर दर्शा रही है। आज ही एक न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, यूपी का एक सीईओ था, है ना, जिसने मात्र अभी 6 या 7 साल की नौकरी की है और उसके पास 100 करोड़ की संपत्ति है। आप समझ रहे हैं, 100 करोड़ की संपत्ति है, मात्र 6 या 7 साल उसका हुआ है जॉब करते हुए, और सीईओ है। ऐसा नहीं है कि आईएएस आईपीएस हो कोई, सीईओ है, सीईओ, और उसके 100 करोड़ की संपत्ति है। तो ये जो G20 का रिपोर्ट है ये बहुत अच्छा रिपोर्ट है, और ये बताता है कि भारत में भ्रष्टाचार या भारत में असमानता किस लेवल पे है ना। चलिए, और ये रिपोर्ट अगर आपसे पूछे कि G20 के द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है वो रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया है, तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज के नेतृत्व में तैयार किया गया है। जोसेफ स्टिग्लिट्ज जो हैं ये नोबेल विजेता हैं, याद रखेंगे। इनके नाम को याद रख लीजिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले किसके नेतृत्व में तैयार किया गया है, तो उनका नाम है जोसेफ स्टिग्लिट्ज। ठीक है, वर्ष 2025 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका। भारत में कब हुआ था G20 का सम्मेलन, वर्ष 2023 में, यहां देखिए लिखा हुआ है। और G20 की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी, एशियाई वित्तीय संकट के बाद। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे।
इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं देश विदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर पर। तो पहला है, भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग पर वो वार्ता चल रही है और इस वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया है? तेल अवीव नामक स्थान पर किया गया है। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तेल अवीव किस देश में स्थित है। ठीक है, तो भारत और इजरायल के बीच रक्षा सहयोग पर समझौता कहाँ किया गया है? तेल अवीव अवीव नामक स्थान पर इसका आयोजन किया गया है। दूसरा न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट है थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर से संबंधित। तो चीन जो है ये पहली बार थोरियम से यूरेनियम को बनाने में सफलता हासिल किया है। थोरियम प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और यूरेनियम को प्रसंस्कृत करके बनाया जाता है ना। तो थोरियम से यूरेनियम बनाने में सफलता किसने हासिल किया है ईंधन के रूप में? तो वो किया है चीन ने। किस रिएक्टर के माध्यम से? थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर के माध्यम से। ठीक है, ध्यान रखेंगे थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर जो है इसमें शीतलक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? पिघले हुए नमक का, पानी का नहीं, शीतलक के रूप में पिघले हुए नमक का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर। ठीक है, और ईंधन के रूप में थोरियम का उपयोग किया जाता है, ये याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। थोरियम भंडार के मामले में भारत के पास सबसे ज्यादा भंडार है थोरियम का। विश्व का 8 से 10% थोरियम का भंडार भारत में है और थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट नामक रेत से। मोनाजाइट नामक रेत मुख्यतः केरल में पाया जाता है। एक बार बीपीएससी में ऐसा सवाल पूछ लिया था कि मोनाजाइट रेत मुख्यतः किस जिले में या किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका आंसर है केरल। याद रखेंगे, ऐसा सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है। बीपीएससी की बात कर रहे थे और बिहार से संबंधित एक न्यूज यहां पर निकल के आ रहा है सामने। बिहार के कटिहार जिले में एक गोगाबिल झील है और उस गोगाबिल झील को रामसर साइट का दर्जा दे दिया गया है। रामसर साइट क्या होता है? जो आर्द्र भूमि होती है उसके संरक्षण से संबंधित है। 1971 में इससे संबंधित समझौता किया गया था। रामसर साइट ईरान नामक देश है जो उसके रामसर नाम का एक स्थान है, वहां पर किया गया था यह सम्मेलन। तो गोगाबिल झील कहां पर है? कटिहार जिले में। ठीक है, चलिए अगला जो न्यूज है वो है भारत का सबसे बड़ा घुड़सवार अकादमी बन रहा है। जो हॉर्स राइडिंग करते हैं उसका सबसे बड़ा अकेडमी बन रहा है। कहां पर? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में अगर प्रॉपर स्थान का नाम पूछ ले तो वो हो जाएगा बिशन खेड़ी। वैसे तो झारखंड के एग्जाम में बिशन खेड़ी का नाम नहीं देगा, आपसे पूछ लेगा किस राज्य में बनाया जा रहा है सबसे बड़ा घुड़सवार अकादमी, तो वो बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट न्यूज, अंतरराष्ट्रीय परिधान एवं वस्त्र मेला 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? दुबई में किया जा रहा है। और फिर अगला है अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ के वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की सूची में शीर्ष सहकारी संस्था पूरे विश्व में किया जा रहा है, सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व में शीर्ष सहकारी संस्था कौन है? अमूल। ठीक है, अमूल। और ये कौन जारी किया है? अंतरराष्ट्रीय सहकारी संघ, इसे आईसीए भी कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा जारी किया गया। और आपको पता होना चाहिए वर्ष 2025 को सहकारिता का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत के सहकारी मंत्री कौन है, साथ ही साथ झारखंड के सहकारी मंत्री कौन है, आप ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला न्यूज है ओलंपिक खेलों से संबंधित। तो वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? लॉस एंजल्स में किया जाएगा। और इसमें एक बड़ा बदलाव करते हुए जो भारोत्तोलन का खेल होता है, वेट लिफ्टिंग का खेल होता है, उसमें 48 केजी के श्रेणी को हटा दिया गया है और अब न्यूनतम जो श्रेणी शुरू होगा वो 53 केजी से शुरू होगा। 48 केजी वाले श्रेणी में भारत की मीराबाई चानू जो है वो 2 बार सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। तो अभी इसको, इस नियम को ही चेंज कर दिया गया कि अब 53 किलो वर्ग में आपको फाइट करना होगा, है ना। तो ये सब नियम बदलते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आ, होती है फेडरेशन वगैरह, उनका भी एक चाल होता है अपने खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि देख रहे हैं 48 केजी में कोई उनका खिलाड़ी आ नहीं पाता है। 48 केजी तक नीचे वजन घटाना बहुत टफ होता है ना। तो मीराबाई चानू के कोच ने भी ये कहा है कि बहुत टफ होता है और अच्छा है कि अब हम 53 केजी वाले में फाइट करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण न्यूज ये है,
वर्ष 2025 का सबसे आकर्षक पुरुष किसे चुना गया है? जोनाथन बेली को चुना गया है। जोनाथन बेली ब्रिटिश एक्टर हैं और इन्हें चुना गया है वर्ष 2025 का सबसे आकर्षक पुरुष, है ना। और ये टाइटल को जीतने वाले जोनाथन बेली पहले गे अभिनेता हैं। गे क्या होता है? समलैंगिक। पुरुषों में जो समलैंगिक होते हैं उन्हें गे कहा जाता है। ठीक है, तो अवार्ड ये इस टाइटल को कौन जीते हैं वर्ष 2025 का सबसे आकर्षक पुरुष? तो वो है जोनाथन बेली, याद रखेंगे। मैमोग्राफी किसकी जांच के लिए किया जाता है? स्तन कैंसर के जांच के लिए किया जाता है, जिसके बारे में हमने भी आपको इंफॉर्मेशन दिया था, है ना। जागरूकता बढ़ाने के लिए उससे संबंधित एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है। तो मैमोग्राफी स्तन कैंसर की जांच से संबंधित है। फिनलैंड के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर स्टब। ये नाम यहाँ पे क्यों आया है? क्योंकि फिनलैंड ने हाल ही में भारत के अस्थायी सदस्यता की मांग की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं टोटल 15 सदस्य, जिसमें 5 हैं अस्थाई और 10 है अस्थाई। ये 5 अस्थाई सदस्य कौन है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, और अगर पता है तो फटाफट से हमारे कमेंट बॉक्स में आके उसे टाइप कर दीजिए, ताकि आपका भी रिवीजन हो सके और मुझे भी पता चल सके कि आप कितने अवेयर होके हमारे इस सेशन को सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारे आज का सेशन। और साथ ही एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, अगर आप जेपीएससी 2026 के प्री और मेंस के टेस्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सीरीज चलाया जा रहा है और आप इससे जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस अभी से ही करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको प्री के बाद ज्यादा कोई समस्या ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद, जोहार झारखंड।